नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ये क्राउन रूल के अंतर्गत ही है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, और इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब हम लोग अधिनियम की विशेषता देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी इस एक्ट के द्वारा, और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तांतरित परिषद मतलब एक्सपेंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर सकता था। और इसी प्रकार 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं इसके अधिनियम की विशेषता के। तो इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः दे दी और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी की शक्ति दे दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति को उलट दिया गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया गया। अब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई इसी एक्ट के तहत। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी गई थी। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम की मान्यता दी गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के डिस्कशन के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त है, और इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मतलब भारत शासन अधिनियम 1909। तो सबसे पहले ही बात करते हैं इसमें कि इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है इस एक्ट को। लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ठीक है, अब इसका पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, गिना नहीं जा सकता था। इसने क्या किया, केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में
इनकी संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रथम भारतीय सदस्य बने और अपॉइंट किए गए लॉ मेंबर के रूप में। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहली बार वायसराय के ज्वाइन हुए और अपॉइंट किए गए लॉ मेंबर के रूप में, विधि सदस्य के रूप में अपॉइंट किए गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। मतलब सेपरेट कम्युनल की शुरुआत ये इसी अधिनियम के तहत हुई और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है, और सब आखिरी पॉइंट है, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी और जमींदारों के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव का प्रावधान भी किया था। It also provides separate representative of presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार। ठीक है, इनका भी प्रतिनिधित्व अलग से ही प्रावधान किया गया था इस एक्ट के द्वारा। अब हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। आज के लिए इतना ही। आप लोग ने, उम्मीद करता हूँ मैं कि पूरी वीडियो देखी होगी और इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।